आज हमारे सामने एक बहुत ही असाधारण दस्तावेज है। ये रूस के एक आदमी दिमित्री का माना जाता है कि आखिरी खत है। हाँ, और मिला भी कहाँ है? जंगल में, उसके शव के पास। ये अपने आप में ही कितना नाटकीय लगता है। बिल्कुल। जरा सोचिए ना, रूस का कोई बर्फीला गांव, वहां एक आदमी पैदा होता है। उसकी जिंदगी में मतलब औरतें आती हैं, बच्चे होते हैं, परिवार बनते हैं। हाँ, एक आम जिंदगी की तरह शुरुआत तो लगती है। लेकिन हर बार वो सब कुछ छोड़ देता है। क्यों? जैसे उसके अंदर कोई आग हो, कोई बेचैनी, एक तलाश शायद। हाँ, लगातार कुछ नया खोजने की। और जब ये तलाश कहीं और पूरी नहीं हुई तो वो जंगल चला गया। अकेला वहीं रहा और वहीं खत्म हो गया। पर जाने से पहले उसने ये खत लिखा, अपनी पूरी कहानी, अपनी कश्मकश इसमें डाल दी। तो आज हम इसी खत के जरिए उस इंसान के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। वो जो उसकी मर्जी से जीने की चाहत थी और जो समाज की, परिवार की जिम्मेदारियां थीं, उनके बीच का जो द्वंद्व था। हाँ, उसी को समझेंगे। दिमित्री की कहानी, उसी की जुबानी। चलिए शुरू करते हैं इस खत को पढ़ना समझना। जरूर। तो खत की शुरुआत वो अपने परिचय से करता है। लिखता है, मेरा नाम दिमित्री है, उम्र 51 साल। और वो ये भी अंदाजा लगा रहा है कि जब तक ये खत मिलेगा शायद वो जिंदा नहीं होगा। हाँ, वो बताता है कि उसका जन्म नोवगोरोद के पास एक छोटे से रूसी गांव में हुआ था। ओके। और बचपन से ही उसके अंदर एक मतलब टिकने वाली बात नहीं थी, बेचैनी थी। एक जगह रुकना पसंद नहीं था। बिल्कुल। हमेशा नई जगहों, नए लोग, यहाँ तक कि वो लिखता है नई औरतें, नई कहानियां, इनकी तलाश उसे भटकाती रही। हाँ, और ये जो पैटर्न है ना, तलाश का या भटकाव का, ये उसकी पूरी जिंदगी में दिखता है। वो खत में 3 औरतों का नाम लेता है, मारिया, स्वेतलाना, नादिया। और फिर कहता है और भी कई थीं, हर रिश्ते से बच्चे भी हुए। लेकिन हर बार क्या होता था, कुछ साल गुजरते थे और उसके अंदर की वो, जिसे शायद हम चिंगारी कह सकते हैं, वो उस रिश्ते के लिए ठंडी पड़ जाती थी। जैसे एक ऊब आ जाती थी। हाँ बिल्कुल, एक ठहराव का एहसास। और वो फिर सब पीछे छोड़कर निकल पड़ता था। और पीछे रह जाती थी वो औरतें, वो बच्चे। हाँ, जिनका भविष्य जाहिर है अनिश्चित हो जाता था। और देखिए, वो ये बात मानता भी है। अच्छा? हाँ, वो लिखता है कि लोग उसे गुनहगार कहते थे और शायद वो सही भी थे। ये मानना, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये वाकई बड़ी बात है। लेकिन वो सिर्फ मानकर रुकता नहीं है, वो इसके पीछे की वजह भी बताता है, जैसे अपनी सफाई दे रहा हो। क्या कहता है वो? वो लिखता है, पर सच्चाई ये थी कि मैं किसी और के लिए जी ही नहीं सकता था। मतलब उसका स्वभाव ही ऐसा था। हाँ, उसका मानना था कि उसका मन, उसका दिल हमेशा आगे भागता रहा किसी नई चीज की तरफ। ओके। और उसने हर रिश्ता इसीलिए तो तोड़ा क्योंकि उसका कहना था कि अगर वो रुकता तो वो झूठा बन जाता। एक ढोंग करता हुआ पति, एक झूठा पिता, इस तरह से। हाँ बिल्कुल। वो कहता है कि वो होता ही नहीं जो वो असल में था। ये उसका नजरिया था अपने चुनाव को लेकर। भले ये सुनने में थोड़ा स्वार्थी लगे। और यहीं पर वो गहरा तनाव सामने आता है जो शायद इस खत का सार है। कौन सा तनाव? वही समाज की जो अपेक्षाएं होती हैं, परिवार, स्थिरता, जिम्मेदारी, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति की अपनी अंदरूनी पुकार, अपनी इच्छा। हाँ, परिवार, स्थिरता, ये तो समाज के मानक हैं। इनसे हमें सुरक्षा मिलती है, एक पहचान मिलती है। सही बात है। लेकिन दिमित्री का सच, या जो वो अपना सच मानता था, वो इससे बिल्कुल अलग था। तो उसका ये जो भागना था, जिसे समाज आसानी से गैर जिम्मेदारी कहेगा, हाँ, स्वार्थ कहेगा। बिल्कुल। क्या वो उसके लिए एक तरह की मजबूरी थी, या शायद जैसे आपने कहा, एक क्रूर ईमानदारी? ये सवाल बहुत मुश्किल है। हाँ, कि क्या झूठे रिश्ते में रहकर घुटने से बेहतर है उसे तोड़ देना, भले ही दूसरों को तकलीफ हो? इसमें सही गलत कहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और शायद ये जो क्रूर ईमानदारी थी या जो भी था, ये भी एक बोझ बन गया था उसके लिए। कैसे? क्योंकि वो लिखता है कि 50 की उम्र आते आते वो इस लगातार भागने से थक गया था। अच्छा। उसे लगने लगा था कि वो कहीं पहुंच नहीं रहा, बस एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा है। शायद इसीलिए उसने जंगल का रास्ता चुना। हाँ, सब कुछ पीछे छोड़कर, वोल्गा नदी के किनारे, पेड़ों के बीच, उसने अपनी जिंदगी के आखिरी साल वहीं बिताए। एक तरह से जिस एकांत और आजादी की तलाश में वो हमेशा रहा, उसे पाने की आखिरी कोशिश। हाँ, शहर की भीड़ से, रिश्तों की उलझनों से दूर, प्रकृति की गोद में। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसे वो मिला जो वो खोज रहा था? क्योंकि जंगल का एकांत, वो भी आसान नहीं होता। हाँ, बिल्कुल नहीं। एक तरफ शायद बाहरी शोर कम होता है, पर अंदर का शोर वो शायद और बढ़ जाता है। और खत में ऐसा लगता भी है,
वो उन लम्हों का जिक्र करता है जब रात को आग बुझने लगती, अंधेरा होता, ठंडी हवा। हाँ, तब उसे अपने छोड़े हुए बच्चे याद आते। और वो बड़ी मतलब तकलीफ से लिखता है। क्या लिखता है? वो लिखता है, हर बच्चे की आंखों में मैंने एक उम्मीद की झलक देखी थी और मैंने उस उम्मीद को तोड़ दिया। हर औरत की गोद में मैंने पल भर का सुकून खोजा था और फिर मैं उन्हें उसी खालीपन के साथ छोड़ गया। ये तो काफी गहरा पछतावा लग रहा है। हाँ, और वो सीधे सीधे कबूल करता है, मैं जानता हूं मैंने उन्हें बेइंतहा दर्द दिया है और इसका मुझे गहरा पछतावा है। ये शब्द खोखले नहीं लगते, इनमें दर्द है। ये बात वाकई छू जाती है। एक तरफ वो आदमी जिसने अपनी मर्जी से सब छोड़ा, हाँ, और दूसरी तरफ उसी एकांत में बैठकर वो पछता रहा है। ये दिखाता है कि इंसान कितना जटिल होता है। सही कहा। कोई भी चुनाव शायद इतना सीधा नहीं होता कि उसका नतीजा सिर्फ अच्छा हो या बुरा हो। बिल्कुल। अपने सच को जीने की भी एक कीमत होती है, और वो कीमत अक्सर पछतावे के रूप में सामने आती है। हाँ, और यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि इतना गहरा पछतावा होने के बावजूद हाँ, वो अपने उस मूल चुनाव पर, उस भाग जाने वाले फैसले पर कहीं ना कहीं अब भी कायम नजर आता है। अच्छा। मतलब वो ये नहीं कह रहा कि उसने गलत किया। नहीं, वो पछता रहा है, उसे दर्द का एहसास है, लेकिन वो उसे जरूरी मानता है, जैसे उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ये तो बड़ा विरोधाभास है, पछतावा भी और अपने किए पर यकीन भी। हाँ, यही द्वंद्व शायद इस खत को इतना असरदार बनाता है। क्या यह मुमकिन है कि आप अपने काम के नतीजों पर अफसोस करें, लेकिन फिर भी माने कि हालात वैसे ही थे कि आपको वही करना पड़ा? या फिर ये सिर्फ अपने आप को समझाने का एक तरीका है, अपराध बोध से बचने के लिए? कहना मुश्किल है, क्योंकि वो जो अपने बचाव में दलील देता है ना, वो भी कमजोर नहीं लगती, कम से कम उसके नजरिए से। क्या दलील देता है वो? वो कहता है कि अगर वो उन औरतों और बच्चों के साथ रहता तो वो अंदर से खोखला हो जाता, एक झूठा इंसान बनकर जीता। वो उन्हें वो प्यार, वो समर्पण दे ही नहीं सकता था जिसके वो हकदार थे। वो साफ लिखता है, मैं उनकी बहुत कद्र करता था, शायद इसीलिए मैं रुक नहीं पाया, क्योंकि उनके साथ रहते हुए मैं धीरे धीरे मर जाता। तो उसकी नजर में रुकना ज्यादा बड़ी बेईमानी होती। हाँ, शायद इसलिए उसने वही किया जो उसकी फितरत थी, जो उसका अंदरूनी सच था, भागना, खोजना, अपने तरीके से जीना, चाहे वो तरीका समाज को कितना भी गलत क्यों ना लगे। हाँ, उसकी नजर में ये दूसरों के प्रति बेईमानी से ज्यादा अपनी आत्मा के प्रति ईमानदारी थी। और शायद इसी पूरी कश्मकश को दिमित्री ने खुद 2 शब्दों में समेटने की कोशिश की है। किन शब्दों में? उसने लिखा, मेरा जीवन गुनाह भी है और तलाश भी। गुनाह भी और तलाश भी। वाह! ये 2 शब्द उसके पूरे अस्तित्व का, उसके अंदर के विरोधाभास का सार हैं। एक तरफ गुनाह है, हाँ, सामाजिक नियमों को तोड़ना, रिश्तों को तोड़ना, दूसरों को दुख पहुंचाना। बिल्कुल। और दूसरे पड़े पर है तलाश, अपनी पहचान की, अपने होने के मतलब की, उस अंदरूनी आग को समझने की जो उसे जलाए रखती थी। और ये हमें उस बुनियादी सवाल पर ले आता है कि क्या जिसे समाज गुनाह मानता है वो किसी व्यक्ति के लिए आत्म खोज की एक जरूरी तलाश हो सकती है? और अगर हाँ, तो फिर उसकी सीमाएं क्या हैं? कहाँ तक जायज है अपनी तलाश के लिए दूसरों को दुख देना? ये सवाल और भी गहरा हो जाता है जब वो जंगल में अपने आखिरी दिनों में, हाँ, शायद मौत को करीब महसूस करते हुए एक ज्यादा बड़ा, लगभग दार्शनिक सवाल पूछता है। क्या सवाल? वो लिखता है, क्या जिंदगी का असली मकसद सिर्फ परिवार बनाना, बच्चे पालना और समाज के नियमों में बंद कर जीना है? या फिर इंसान को अपनी आत्मा की उस अकेली अनोखी आग का पीछा करना चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे? हाँ, चाहे दुनिया उसे स्वार्थी कहे, पागल कहे या गुनहगार ठहरा दे। ये सवाल सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी का नहीं लगता। नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी अपनी इच्छाओं और समाज की उम्मीदों के बीच खुद को फंसा हुआ पाया हो। बिल्कुल। और ये हमें वापस उसी मूल द्वंद्व पर ले आता है, आजादी बनाम जिम्मेदारी। हाँ, दिमित्री का जीवन अपने दुखद अंत के साथ इस सदियों पुरानी पहेली का एक चरम उदाहरण बन जाता है। उसने आजादी चुनी, लगभग पूरी आजादी। हाँ, लेकिन उसकी कीमत चुकाई, सामाजिक रिश्तों, पारिवारिक जुड़ाव, जिम्मेदारियों को पूरी तरह नकार कर। और यही ये सवाल उठता है कि एक सार्थक जीवन क्या है? हाँ, क्या सार्थक था सिर्फ दूसरों के प्रति कर्तव्य निभाने में है, या अपनी अंदरूनी क्षमता, अपनी पुकार को पूरा करने में है, या शायद इन दोनों के बीच कहीं संतुलन बनाने में? शायद
दिमित्री का खत हमें कोई सीधा आसान जवाब नहीं देता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ अपने भोगे हुए सच के आधार पर ये मुश्किल सवाल हमारे सामने रख देता है। और शायद यही उस खत की सबसे बड़ी ताकत है। वो कोई उपदेश नहीं दे रहा, कोई फैसला नहीं सुना रहा। वो बस एक इंसान की कहानी कह रहा है, उलझी हुई, दर्द भरी, विरोधाभासों से भरी। हाँ, और ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, उन असहज सवालों के बारे में सोचने पर जिनसे हम अक्सर बचना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारे अपने जीवन के चुनाव, उनके नतीजे, और जिसे हम एक सच्चा या अच्छा जीवन मानते हैं, उसका असली मतलब क्या है। दिमित्री का अनुभव ये दिखाता है कि सच्चाई सीधी नहीं होती, ईमानदारी की भी कई परतें हो सकती हैं। हाँ, ये हमें अपनी मान्यताओं पर, अपनी प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने को कहता है। तो ये था दिमित्री का आखिरी खत, रूस के जंगल से आई एक आवाज, एक ऐसे इंसान की कहानी जो अपनी अंदरूनी पुकार और बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं के बीच जिंदगी भर झूलता रहा। उसने एक रास्ता चुना, उसके नतीजे भुगते, और अंत में पछतावे और यकीन के एक अजीब से मेल के साथ चला गया। दिमित्री की कहानी एक बात साफ करती है, क्या? कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन साधना शायद जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हाँ, और इसका कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। दिमित्री ने एक चरम रास्ता चुना जिसकी मानवीय कीमत बहुत ज्यादा थी। सही कहा। उसका खत हमें याद दिलाता है कि हमारे चुनाव सिर्फ हमारे नहीं होते, उनका असर दूसरों पर भी पड़ता है, और शायद अपने सच को जीने का मतलब दूसरों के सच को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं हो सकता। दिमित्री चला गया, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ गया है जो शायद हम सबके लिए है। क्या ज्यादा जरूरी है, हमारी जिम्मेवारियां या हमारी अपनी आत्मा की आवाज सुनने की आजादी? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। शायद जवाब हर किसी के लिए अलग है, हर स्थिति के लिए अलग है। और दिमित्री की कहानी हमें इसी जटिलता पर, इसी अनिश्चितता पर गहराई से सोचने के लिए कहती है।